ठीक है, आप लोगों के जो एग्जाम में पूछा गया कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि तरुण भारत संघ जो एक संस्थान है जो कि जल संरक्षण के लिए कार्य करती है, तो इसका जो प्रधान है वो कौन है? तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसको घुमाकर लिख दिया गया था जल पुरुष के रूप से जाना जाता है। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन थे? तो राजेंद्र सिंह। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया आज के एग्जाम में, वो सभी के सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हल्का सा घुमा कर दे दिया था, तरुण भारत संघ भी नाम दे दिया गया और जल पुरुष का भी नाम दे दिया गया, तो घबराने की जरूरत नहीं थी, दोनों उसी की ही बात करी जा रही थी। ठीक है, अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये चीज पढ़वाई थी। क्या लिखा था मैंने आपके लिए? तो तरुण भारत संघ जो है वो राजस्थान के अलवर ग्रामीणों के लिए पानी वाले बाबा, किस नाम से? पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे, यानी कि जल पुरुष के नाम से जाने जाते थे। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था जल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो इनसे लोग जो जुड़े थे, इनको आगे जाके मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह वर्तमान जल संरक्षण के अभियान में व्यस्त हैं। तो क्या नाम था इनका? तो राजेंद्र सिंह नाम था इनका, जो कि कहाँ थे आगे जाकर, या पहले जो थे ये वो जयपुर में शिक्षा मंत्रालय में काम किया करते थे, लेकिन इन्होंने जॉब छोड़कर लोगों को जलों की जो समस्या थी उनको दूर करना ज्यादा बेटर समझा, तो इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न सीधा सा ऐसा पूछा गया था आपसे कि सामान्यतः डल झील में पाए जाने वाले पानी वाले घरों, जिनको हम हाउस बोट, और कई बड़ों के घरों के अंदर की छत पर लकड़ी के सुंदर नकाशी होते हैं, इनमें एक खास डिजाइन जो कि जिक्सो पजल जैसा दिखता है को कहा जाता है। तो डायरेक्टली आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला आज वाले एग्जाम में। क्या था? सामान्यतः डल झील में, या फिर आप सभी बच्चों को पता है JNK की बात करी जा रही है, श्रीनगर की बात करी जा रही है, तो वहां पर जो डल झील है उसके अंतर्गत टूरिस्टों को रहने के लिए, पनाह देने के लिए, रात में स्टे करने के लिए हाउस बोट घर होते थे, जो कि 8 से 10 फुट चौड़े और 80 फुट लंबे हुआ करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो एक छतों के अंदर या फिर बड़े घरों के अंदर जो छतों के पर नकाशी बनती है, जो कि मैंने आपको बोला था कुछ इस प्रकार से होता है, एक जिक्सो पजल की तरह। कैसा होता है? एक जिक्सो पजल की तरह होता है। इसी जिक्सो पजल को क्या कहा जाता है वहां के लोगों के स्थानीय द्वारा? तो खत्म बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खत्म बंद। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया आपके एग्जाम में वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, खत्म बंद इज द राइट आंसर था इसका। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। ये क्वेश्चन पूछा कहां से गया था? तो मैं आपको एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको साफ बताया था, देखो ऐसे कुछ डिजाइन मिलते हैं हाउस बोट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छतें जो होती हैं वो लकड़ी व सुंदर नकाशी होती है, जो कि एक खास डिजाइन होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? खत्म बंद बोलते हैं। तो अगली बार एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और आगे चलोगे तो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं, और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इन घरों की छत ढलवा होती है। तो ऐसे करके मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे, वो 6 के 6 पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न दोस्तों ये था कि यदि आप दिल्ली जो यूटी है में स्थित है और आप भारत के मानचित्र पर दिल्ली से और मुंबई के बीच एक सीधी रेखा खींचते हैं तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से गुजरने की संभावना रखते हैं? तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा जो हमारा भारत का मैप है, ये जो हमारा भारत का मैप है, इस भारत के मैप में बोला गया कि कोई व्यक्ति जो है दिल्ली का रहने वाला है और ये जाना चाहता है मुंबई। अब अगर आप इन दोनों के बीच में एक सरल रेखा खींचोगे, एक सीधी लाइन खींचोगे, तो वो किस किस राज्य से होकर गुजरेगा, यहाँ पर ये बात पूछी गई थी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ऑप्शन तो आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। तो यहाँ से आप देखो जाए तो दो, अगर हम सीधी रेखा खींचे तो आप सही बच्चों को पता है पहले तो ये हरियाणा को क्रॉस करेगा, फिर ये राजस्थान को क्रॉस करेगा, थोड़ा बहुत ये टच एमपी से होकर जाएगा, गुजरात से जाएगा, और लास्ट में ये महाराष्ट्र में चला जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसकी रेखा खींची जाएगी। तो यहाँ पर देखो एग्जाम में देखा जाए तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ देखा जाए तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर यहाँ ए लगाया
वो सभी के सभी बच्चों ने क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। क्यों? क्योंकि कभी भी हम यूपी पंजाब से होकर नहीं गुजरेंगे इसमें। तो जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, दिल्ली से व्यक्ति को मुंबई जाना था। ओके, तो अगली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधी सीधी सी बात है, जो हमारे भारत के राज्य हैं, स्टेट है, वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से कहां कहां पर है, कहां कहां नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया था दोस्तों, जो अमृता देवी बिश्नोई थी ना, आप सभी बच्चों को पता है, उन्होंने और उनके गांव के 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी वृक्षों को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्षों को। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति द्वारा दी जाती, जिन्हें डैश में स्थित खेजड़ीली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 और अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया, अब तक मेरी जितने बच्चों से बात हुई, कई बच्चों ने बोला कि सर खेजड़ी जो वो अमृता देवी बिश्नोई थी ना, वो कहाँ की रहने वाली थी। कई बच्चों ने बोला सर उनका जो नाम था ना वो किसके द्वारा रखा गया था, या कई बच्चों ने कुछ और बोला। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी जाए तो दोस्तों कहाँ की बात हो रही थी, ये पूरी की पूरी राजस्थान की बात हो रही थी। कहाँ की बात हो रही थी ये, तो ये राजस्थान की बात हो रही थी। अब राजस्थान में खेजड़ीली जो वृक्ष होते हैं, आपको भी बच्चों को पता होगा, राजस्थान के अंदर खेजड़ीली गांव के अंदर बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे, इसलिए उस गांव का नाम ही क्या पड़ गया था, खेजड़ीली गांव पड़ गया था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो आप सही बच्चों को पता है, जोधपुर के पास जो खेजड़ीली गांव की रहने वाली थी, जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ीली क्यों था? क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के जो थे वो बहुत ज्यादा वृक्ष थे। क्या थे? बहुत ज्यादा वृक्ष थे। तो अगली बार आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा था या खेजड़ीली क्यों पड़ा था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिल रहे थे। ओके, ध्यान रखिएगा। नहीं सर, क्वेश्चन ये था कि अमृता देवी किसको कहानी सुना रही थी। ओके दोस्तों, ये जो बता रहा है बच्चा कि अमृता देवी जो थी ये कहानी वो किसको सुना रही थी, पहली बात दोस्तों, ये अमृता देवी कहानी नहीं सुना रही थी, अमृता देवी की दैनिक जीवन की बात थी। अमृता देवी ने तो अमृता देवी जो है कहानी तो किसी बात की सुनाई दे ही नहीं रही थी, वो अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या बता रही थी। ठीक है, बच्चों को बता रही थी। हाँ जी, अब क्वेश्चन प्रॉपरली सपना जी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड था कुछ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि कक्षा 5 में पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा चित्र का जो था 1 सेंटीमीटर 110 के बराबर था, तो 13.7 सेंटीमीटर पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने कई बार बोला है आपको, जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में 110 मीटर होता है तो 13.7 जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये डायरेक्टली आपसे पूछा गया था। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है मैंने कितनी बार बोल रखा है, इसको इससे गुना कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका है ना वो है 137 और हम इसको 11 से गुणा कर देते हैं, तो ये 7 3 1 7 3 1। अब हम जब इसे जमा करेंगे तो 0 1 4 5 और 1, तो ये हो जाएगा 15 0 7 0, क्योंकि 0 हमने हटा दिया था, तो यहाँ पर एक पॉइंट है तो इसके पीछे एक पॉइंट लगा दो, तो 15 0 7 हमारे पास आंसर आ गया, ये मीटर में। किसमें है? मीटर में। अब क्वेश्चन में आंसर में बोल रखा है किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में बोल रखा है तो किलोमीटर में निकालना, तो 3 के बिंदु आगे लगा दो, तो 1.507 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ था, गोलकुंडा किला के बारे में कुछ बात करी गई थी और उस गोलकुंडे किले की कुछ विशेषता के बारे में पूछा गया था आपसे। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई ही करना होता है और कुछ नहीं। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे जब मेरी बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने कहा सर स्वच्छ भारत अभियान जो था वो कब लॉन्च हुआ था, एक क्वेश्चन ये कुछ देखने को मिला था। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए जो स्वच्छ भारत अभियान आया था उसको लॉन्च इंडिया में कब किया गया था, तो दोस्तों ये गांधी जी के 150वें जन्म दिवस यानी कि वर्षगांठ के ऊपर देखने को मिला था। ठीक है, कब गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने यहाँ लगाया 2014 या 2 अक्टूबर 2014 या 150 वर्षगांठ, जो भी आपके ऑप्शन में हो उस तरीके से बिल्कुल सही बच्चों ने लगाया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, उस बच्चे ध्यान रखिएगा, उस तरीके से आपने सही आंसर लगाया था। एनसीईआरटी बुक में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक पॉइंट दिया गया था, गांधी जी के 150वें वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। अब यही 150 वर्षवीं गांठ जो थी वो कब थी, तो 2 अक्टूबर 2014 के दिन थी। ठीक है, तो यहीं पर ही स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत करी गई थी। यहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझे बोला सर डार्की माई जो थी उससे संबंधित क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य से थी। तो अब दोस्तों आप लोग बताइए कि डार्की माई से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि पूछा गया था और कई बच्चे कह रहे थे कि नहीं पूछा गया था। पूछा गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं पूछा गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो डार्की माई कौन थी? तो दोस्तों ये अलवर जिले की रहने वाली थी। कहाँ की? राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली थी। यहाँ के लोग जो है घर छोड़ छोड़ कर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो शहर की ओर पलायन कर रहे थे। तो इन्होंने तरुण भारत संघ जो कि राजेंद्र सिंह जी थे उनसे बात करी और उनसे बात करके वहां के पानी की किल्लतों को दूर करा गया। तो देखो दोस्तों ये आपकी इमेज दी गई है, साफ लिखा हुआ था जो डार्की माई थी वो राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली थी और इन्होंने गांव वालों के साथ और तरुण भारत संघ के साथ मिलकर गांव के अंतर्गत जो पानी की दिक्कत थी ना उसको दूर करा, तालाब नए नए बनवाकर। और जो गांव के रहने वाले लोग थे उनकी आय भी बढ़ी और लोगों ने गांव को छोड़कर शहर की जाना तरफ बंद भी कर दिया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी इनकी। ठीक है, हाँ जी, राजस्थान जिले अलवर जिले की रहने वाली थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि, हाँ जी यही है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाली खाड़ी पर। तो डायरेक्टली आप लोगों से मेरी बात जब हुई तो आप लोगों ने बोला सर बंगाली खाड़ी की तरफ कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सही बच्चों को पता होगा दोस्तों, मैं कई बार आपको मैप के द्वारा बता चुका हूं कि ये देखो, ये है जो आपका, ये तो बे ऑफ बंगाल है यानी कि बंगाली खाड़ी, और ये अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है। तो यहाँ की तरफ 4 राज्य पड़ते हैं। यहाँ पड़ता है पश्चिम बंगाल, फिर पड़ता है उड़ीसा, फिर पड़ता है आंध्र प्रदेश और फिर पड़ता है तमिलनाडु। तो केवल ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि इस तरफ को पड़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया था वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपसे फिर पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। जानकारी क्या है देखिए, देखो दोस्तों ये तमिलनाडु है, कहां पर पड़ता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। ये आंध्र प्रदेश है, ये भी इस तरफ पड़ता है। ये ओडिशा है, ये भी इस तरफ पड़ता है। और ये पश्चिम बंगाल है, ये भी इस तरफ पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि इस तरफ पड़ता है। साथ ही साथ में दोस्तों जो हमारा यूटी है, कौन है? अंडमान एवं निकोबार, ये भी बंगाली खाड़ी की तरफ ही पड़ता है। ठीक है, अब इसी के विपरीत गुजरात अरब सागर की तरफ पड़ता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला ये सारे के सारे अरब सागर की तरफ पड़ता है। यूटी की बात करी जाए तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर की तरफ पड़ता है। तो अगली बार आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, आगे चलते। अगला प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगी को गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार वाली सब्जियों को खाने के लिए सलाह देता है? तो सीधी सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी उसको ये खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे एक रोग होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे दोस्तों तो एनसीईआरटी में साफ बोला था ना एनीमिया क्या है, तो डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से डॉक्टर ने एक ताकत की दवाई दी और गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जी खाने की भी सलाह दी। तो डायरेक्टली ये आपको देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो है एनीमिया का शिकार था जिसके अंतर्गत खून की कमी होती है वो। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने इसका बी लगाया था वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया था। अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या पूछा गया ये तो क्वेश्चन पता नहीं चला, लेकिन बच्चे ने बोला खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा गया था। तो खेजड़ी वृक्ष की सारी विशेषता मैंने यहाँ लिख दी ताकि अगली बार आपके पास पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं, चलिए देखिए ऑप्शन इसके इस तरफ है। ठीक है, पढ़िए देखिए क्या लिखा है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में यानी कि राजस्थान वगैरह जो है रेगिस्तानी क्षेत्र बिल्कुल ठीक है पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये कम जल में भी आराम से पनप जाता है। यह वृक्ष अपने तने में जल संरक्षित करके रखता है। नहीं दोस्तों, ये रेगिस्तानी ओक नहीं है, यह विशेषता रेगिस्तानी ओक की है। आगे बात करी जाए तो इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर
कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, इसकी जो छाल होती है वो दवाई बनाने के काम भी आती है और इसकी लकड़ी में कीट वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। और इस वृक्ष में जो होती है बहुत कम पत्तियां होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी डी और ई, ए बी और डी और ई कहीं दिख रहा है? देखो ए बी डी ठीक है, सी गलत है, सी गलत है, सी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ जी, समझ गए सही बच्चे? हाँ जी बिल्कुल।